नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबके साथ हाजिर हूँ और आज बात करने वाले हैं खास टॉपिक पर जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्ते वसीम साहब। जी, नमस्ते जी, नमस्ते। वसीम साहब, पिछले महीने के आखिर में एक खबर आई कि ज़ाकिर नाइक, जिसको भारत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है, उसको पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। और एक ये बड़ी खबर थी और इसकी तभी से चर्चा हो रही है और उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान जाकर ज़ाकिर नाइक किस तरह की और क्या-क्या बातें कर सकते हैं। और जब से वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनके जो बयानात हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स और जो सवालों के जवाब दे रहे हैं, चाहे जो यतीम बच्चियों को फेलिसिटेशन वाला प्रोग्राम की बात हो, जहाँ पर उन्होंने बच्चियों को अवार्ड प्रेज़ेंट करने से मना करने की बात हो, चाहे ख़वातीन को बाज़ारी जो लड़कियाँ शादी नहीं करती हैं, उनको बाज़ारी औरत बोलना हो। चाहे एक लड़की थी जिसने सवाल किया था कि किस तरह से उनके एरिया में आई थिंक वो पठान लड़की थी जिसने बोला था कि हमारे यहाँ पीडोफिलिया और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? उस सवाल को जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हम बात करें या फिर इनफैक्ट पीआईए की भी उन्होंने शिकायत की कि कैसे 1000 किलो के सामान पे उन्होंने 100% डिस्काउंट भी नहीं दिया। तो ये जो एक तो सबसे पहली बात कि ज़ाकिर नायक की सोच क्या है और जो-जो सवालों के उन्होंने जवाब दिए, वो तो पहले ही पीस टीवी वो चलाते थे और वो जिस तरह की वो बातें करते पहले से ही प्रेज़ेंट थी ऑलरेडी। तो आखिर आपने ज़ाकिर नाइक को बुलाया क्यों था? क्या भारत को एम्बैरेस करने के लिए बुलाया था? एम्बैरेस करना भारत को तो खुद ही पाकिस्तान एम्बैरेस हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ज़ाकिर नाइक को बुलाने का आखिर इतना पैसा और इतना टाइम खर्च करके क्या मकसद था? क्यों बुलाया गया? देखिए जी, मैंने तो नहीं बुलाया, एक आम जी, पाकिस्तानी ने भी नहीं बुलाया, अब बुलाया किसने? जी। तो अब स्टेट गेस्ट के तौर पे तो किसी को सिर्फ़ जो हुकूमत वक़्त है, वही बुला सकती है। तो हुकूमत में हमारे जो लोग हैं इस वक़्त बैठे हुए, वो जो लीड कर रहे हैं, वो तो शहबाज़ शरीफ़ हैं। और हो सकता है किसी ने रिकमेंड किया हो, लेकिन प्रोबेबली फ़ैसला तो उन्हीं का हो सकता है इसमें, बिकॉज़ ही इज़ द चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव। तो वो मेरा ख़्याल है वो काफ़ी मुश्किलात में हैं आजकल, उनके लिए काफ़ी मसले बने हुए हैं। उनको अपनी हुकूमत भी जाती हुई नज़र आ रही है। मुल्क के अंदर बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत बेचैनी है, 2 सूबे जो हैं वो बिल्कुल हाथ से निकले जा रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अवाम की लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने इन साहब को कहा हो कि यार आप प्लीज़ आ जाएँ, आपको स्टेट गेस्ट का हम यहाँ पे प्रोटोकॉल देते हैं, तो आप प्लीज़ आइए। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इंटेलेक्चुअली वो कोई मैच्योर लोग नहीं हैं, वो उनकी कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई एज़ सच। तो उनके नज़दीक ये इस तरह के लोग जो हैं, ये तारिक जमील जैसे, या एक ज़माने में वो ज़ैद हामिद होता था, उसको भी बड़ा ये सर पे उठाते थे। और फिर ये और लोगों को बुलाते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के इधर-उधर से पकड़ के। तारिक जमील भी आता रहा यहाँ पे, और इन्होंने कहा यार एक बंदा रह गया है, इसको भी अब चलो बुलाते हैं। तो इन्होंने फिर इसको बुला लिया और ये आ गया। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये आ गया। बड़ा अच्छा हुआ कि जो पाकिस्तानियों को गलतफ़हमियाँ थी वो दूर हो गईं। पता चल गया कि यार ये अंदर से क्या है। ये जो सूट पहना हुआ है, इसके अंदर जो बंदा है वो कौन है, वो क्या है, उसके कैसे ख़्यालात हैं, वो कैसे सोचता है, वो कैसे देखता है चीज़ों को। तो मेरा ख़्याल है कि ये बंदा जो है ना, इसका वास्ता जिन लोगों से अब तक पड़ता रहा है ना, वो ग़ालिबन ग़ालिबन वो इतने एनलाइटेंड नहीं थे। वो बड़े एक घुटे हुए माहौल की पैदावार थे, और इसके जो भी प्रोग्राम्स होते रहे, उनमें प्लांटेड क्वेश्चंस होते थे, जिनके ये पहले से जवाब तैयार करके आता था। और शुरू में सऊदीया भी फंडिंग करता रहा इसको, फिर वो बंद हो गई थी फंडिंग।
तो ये आदी था उस ख़ास माहौल का। अब ये यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे तो उस तरह नहीं हुआ ना फिर। यहाँ तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं था, कंट्रोल्ड सवाल नहीं थे, प्लांटेड क्वेरीज़ नहीं थी। यहाँ हमारे नौजवान जो हैं बहुत से, वो बड़े एनलाइटेंड हैं, वो बाशऊर हैं। उन्होंने जब इससे 4 सवाल किए, तो ये इसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसको समझ नहीं आई कि अब मैं करूँ क्या? तो फिर इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर दी। जी, अंबर। जी, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा अहम सवाल तो वही था जो पठान लड़की ने सवाल किया था पीडोफिलिया पर, कि किस तरह से एक तरफ तो मज़हबी सोसाइटी और दूसरी तरफ बीमारी समाज में फैल रही है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? और उनको उसको बड़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको उसके सवाल में उलझाकर किस तरह से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की, उस लड़की को छोटा और नीचा दिखाने की कोशिश की। वो दिखाया उससे दिखा कि वो कितने मैच्योर हैं। लेकिन एक सवाल में पूछा गया जाकिर नाइक से कि आप पाकिस्तान की नागरिकता है, सिटीजनशिप लेने को लेकर सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में पूरी तरह से शरिया नाफिज नहीं होगा, तब तक मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं लूंगा। तो इस पर आप क्या कहते हैं? जाकिर नाइक ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर। हाँ, वो तो देखें ना, वो यही कह रहे हैं जी कि इस्लामी मुआशरा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके सिटीजनशिप नहीं लूँगा। अच्छा, अब मेरी एक उनसे एक दरख्वास्त है, एक सजेशन है, एक तजवीज़ है कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है अफ़गानिस्तान। वहाँ पे इस्लामी निज़ाम और इस्लामी शरीयत नाफ़िज़ हो चुकी है। तो वो यहाँ से बॉर्डर ही क्रॉस करना है, उधर चले जाएँ। उनको कहें जी कि आपकी चूँकि यहाँ पे शरीयत नाफ़िज़ हो चुकी है, इस्लाम आ चुका है यहाँ पे, तो मुझे आप अपनी शहरियत दे दें। तो वो उनको पकड़ के पहले तो शायद वो छितर लगाएँ कि ये जो सूट पहना हुआ है, ये तो गैर इस्लामी है। आपने टाई जो बांधी हुई है, ये गैर इस्लामी है। आपने जो ये पाइचे जो हैं पैंट के, ये इतने ऊंचे किए हैं, ये और ऊंचे करने थे, ये गैर शरई है। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको समझ आ जाएगी वहां पे जाके कि शरीयत क्या है उनकी, जो वहां पे हुकूमत कर रहे हैं, और उनका इस्लाम क्या है। तो ये उन्होंने सवाल जो था ना, इसको वो टाल गए एक्चुअली। जी। मलेशिया में वो गए हुए हैं। अब मलेशिया में तो बार्स भी हैं, मलेशिया में तो रेड लाइट एरियाज भी हैं, मलेशिया में और बड़ा कुछ है। मैं गया हूँ मलेशिया, मैंने सारा देखा है। तो अब पता नहीं वहां पे ये क्यों चले गए हैं, वहां पे भी ना जाते। और अब मेरा ख्याल है कि इनको शायद वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है, या जी। गालिबन नेशनैलिटी भी मिल गई है, मेरा ख्याल है। अब मुझे आई एम नॉट श्योर, जी, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी है उनके पास। हाँ जी। तो ये फिर सऊदीया जाते हैं ना, बिल्कुल। ये फिर ईरान जाते या सोमालिया चले जाते हैं। पाकिस्तान चले जाते जी। सोमालिया चले जाते हैं। हाँ, सोमालिया चले जाते, सूडान चले जाते, मौरितानिया चले जाते। वहां तो नहीं गए ये तो मलेशिया गए जी। हैं। हुँ। अच्छा, वसीम साहब, इन्होंने पीआईए के से डिस्काउंट की जो बात कही कि किस तरह से पीआईए ने उनको 100% डिस्काउंट नहीं किया, और पहले तो उन्होंने कहा कि किस तरह से हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर उन्होंने पूरा डिस्काउंट भी नहीं दिया। उससे वो बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे, जबकि सबको पता है कि पीआईए बड़े नुकसान से गुज़र रही है, और ऐसे में वो पूरी तरह से, एक तरफ तो वो अपने आप को बड़ा इस्लामी बताते हैं, दूसरी तरफ वो 100% उनको डिस्काउंट चाहिए। और फिर वो दूसरी तरफ भारत, जहाँ से वो निकल कर गए, जहाँ पर वो नफ़रत फैला रहे थे, अब हिंदुओं की तारीफ़ भी करते हैं क्या कि एक हिंदू मेरे पाँव छूता है, मुझे 100% डिस्काउंट भी दे देता है। ये जो हिपोक्रेसी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जाकिर जी, ये नाइक? पहली बात तो ये कि ये इन्होंने लेक्चर्स में इस्लाम में मुसावात और बराबरी के जो असबाक हैं, जो सबक है, वो उसकी बात करते हैं।
लेकिन अपने लिए ये वो बराबरी नहीं चाहते, अपने लिए ये डिस्काउंट चाहते हैं। ठीक है? यानी तकरीर में कहेंगे कि एक्चुअली भारत ने फ्री की जो स्कीम्स और इनको ये सब फंडिंग दे दे के आदत पड़ गई ना फ्री का खाने की। फ्री पैसे खाने। करके कुछ देने की आदत नहीं है। हाँ, तो अब ये कह रहे थे जी कि 600 किलोग्राम एक्स्ट्रा था। अब ये किसी को इस मुल्क में भी समझ नहीं आ रही कि वो 600 किलोग्राम में था क्या? ये कोई वहां से सरिया ला रहे थे, ये ये कोई मरकरी ला रहे थे वहां से जो भारी होता है, ये कुछ सोने की ईंटें लेके आ रहे थे जो भारी होती हैं, जो ये ला क्या रहे थे उसमें? असला हथियार तो नहीं लिया कहीं से? पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही कि 600 किलोग्राम एक्स्ट्रा यानी 1000 किलोग्राम वजन था। 1000 किलोग्राम यानी नॉर्मली जो है, यानी एयरलाइंस पे 20 केजी होता है, या चलो 30 केजी अब 30 कर लें। 30 जी, डोमेस्टिक में 30 होता है। अच्छा, हुँ, चलो इंटरनेशनल पे भी चलो 30 ही कर लें, और 30 हुँ, किलोग्राम वजन एक बंदे को नॉर्मली वो अलाउ कर देते हैं। 30 है या 20 है या 30 है, 30 जी। 3 टाइम जी, कर लें हमारे तो यहाँ 30 है, डोमेस्टिक पे 30 होता है हमारे यहाँ। चलो इंटरनेशनल पे भी 30 ही कर लें, जी, जी, तो फिर भी 100 किलोग्राम से कम बनता है। जी। अब ये कोई 44 सूटकेस लेके आए हैं वहां से। अब उनके अंदर क्या था, जोड़ा ही एक पहनते हैं वो सूट, बाकी ये पैसा जमा करते हैं सारा, तो कपड़े भी नहीं थे। ये लाए क्या है, ये समझ नहीं आ रही अभी तक। मतलब तो ये किसी ये को तो अभी आपकी सरकार को पता करना चाहिए था ना कि उसमें आ क्या रहा है सामान जो 1000 किलो आया है, स्कैनिंग हुई होगी या स्टेट गेस्ट के तौर पर शायद ना की हो, पता नहीं क्या ले आए हो। क्या किया इन्होंने, कुछ स्मगलिंग की है इन्होंने वहां से, मलेशिया से कोई ये पता नहीं क्या लेके आए हैं। यहाँ पे आके इतना, मतलब 1000 केजी बहुत ज्यादा सामान होता है एक बंदे के लिए। अच्छा अच्छा, वो भी मान लीजिए कि अगर वो अपने इक्विपमेंट्स भी लेके आते हैं, कैमरास भी लाते हैं, माइक वाइक ये सारी चीजें, हालांकि मुझे वो नहीं भी लगता कि वो लाए होंगे, थोड़े बहुत ले आए होंगे, तो हाँ, कितना ही हो जाएगा उनका? वो भी इतना नहीं बनता, वो भी इतना नहीं बनता। तो बाकी जो है वो हो सकता है कुछ कैमरास हो, कुछ कोई साउंड सिस्टम हो, माइक हो, कोई इस तरह की चीजें हो, लेकिन वो भी मेरा मतलब है आजकल कि तो बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। एक कॉम्पैक्ट छोटे से बैग में आता है, मैं कहीं जाती हूँ तो चार पांच आप कैमरा माइक वगैरह एक बैकपैक 100 में आ केजी, जाता है। 100 केजी कर लें, 200 केजी कर लें, 1000 केजी में क्या ला रहा है यार वो बंदा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक बंदा। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वो सामान जो है वो दूसरे लोगों पे तकसीम कर दिया, और इस तरीके से पैसे उन्होंने फिर भी नहीं दिए। तो अब ये इस किस्म का बंदा, यानी वो आ रहा है, और अभी तो ये पाकिस्तान में है तो ये बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया में मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है, और यहाँ मेरे साथ जो है वो इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। ये जब पाकिस्तान से गए तो फिर पता नहीं इन्होंने क्या क्या बातें करनी है। बिल्कुल। अच्छा वसीम साहब, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, लेकिन जो महिलाओं को, बच्चियों को लेकर जो उन्होंने जिस तरह का उनका बर्ताव सामने आया, सबसे पहले वही बच्चियों के को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने गधे की तरह मुँह फेर के खड़े हो गए। फिर दूसरा जो सवाल, जो लड़कियाँ शादी को लेकर सवाल था कि अगर लड़कियों की शादी के लिए सही कोई इंसान नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें? तो उन्होंने जिस बेतुके अंदाज़ से जवाब दिया और औरतों को बाज़ारी बना दिया। उस पर कोई सरकार की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं रखा गया कि भई आप हमारे बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में इस तरह का क्यों आप बात कर रहे हैं? अवाम तो ऑफ़ कोर्स रिएक्शन दे रही है, बट सरकार की तरफ से कोई भी उनको इस तरह का वो नहीं रखा गया कि आप इस तरह की बयानबाज़ी ना करें। देखिए ये सरकार से तो कोई तवक्को ही ना रखें ना आप हमारी, ठीक है ना। ये अब सरकार पता नहीं है भी यहाँ पे या नहीं है, या किस तरह की सर, मैं तो खैर बिल्कुल, मैंने तो हाथ धो लिए हैं इस सरकार से। अब वो कहते हैं जी कि जो औरत शादी नहीं करती वो बाजारी औरत है। यानी उनका जो मयार है, उस मयार के मुताबिक उर्दू की सबसे बड़ी जो अफसाना निगार हैं और नॉवेलिस्ट हैं सबसे बड़ी, कुर्रत अलैन हैदर, वो एक बाजारी औरत है। एक बहुत बड़ी फिलंथ्रोपिस्ट जो यहाँ पे
कोड़ियों की लुक आफ्टर करती रहीं। उनका नाम था रूथ फॉ। उन्होंने भी शादी नहीं की, वो बाज़ारी औरत हैं। मादरे मिल्लत, कौम की माँ, फातिमा जिन्ना, जिन्ना की बहन, उन्होंने भी शादी नहीं की। वो कौन है? मदर टेरेसा। यानी इनकी जो डेफिनिशन है, उसके तहत ये सारी बाज़ारी औरतें हैं। यार आप इमेजिन करें कि ये शख्स क्या कह रहा है। यार एक औरत की मर्जी है, वो शादी करे ना करे, मतलब इसमें शादी ना करने में क्या क्या मसला है किसी को? अगर वो नहीं करती, नहीं करना चाहती, वो एक लाइफस्टाइल है, वो अपनी टर्म्स पे जिंदगी गुजारना चाहती है, उसका इंटरेस्ट नहीं है शादी में। आजकल बेशुमार लड़कियां मैंने देखी हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में। वो कहती हैं हमारी ये जिंदगी ठीक है, हम जैसे गुजार रही हैं। अब उनको कह देना ये बाजारी औरतें हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि आप एक मुल्क में आके आप आधी आबादी को आप जो है जिसमें औरतें हैं, और उनमें यानी इस वक्त मेरा ख्याल है कि 3-4 करोड़ मैरिजेबल एज की अनमैरिड खवातीन होंगी पाकिस्तान में। एब्सोल्यूट, कम आप से कम तो उतना ही है। इतनी होंगी, तो उन सब के लिए आपने कहा जी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और फिर आपने ये भी कहा हुआ है कि जो रेप विक्टिम होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, वो उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तो वो भी जिम्मेदार है क्योंकि उसने प्रवोक किया बंदे को। तो जो प्रवोक कर रहा हो वो भी जिम्मेदार होता है। ये बात भी कर चुके हैं वो इससे पहले। तो इस किस्म का बंदा, उससे आपने बुला के इस मुल्क को क्या, लोगों को क्या आप। एग्जैक्टली, दैट वाज माय क्वेश्चन कि क्या, किस लिए, किस पर्पस से, किस मकसद से। लेकिन वसीम साहब, जो आपने कहा रेप वाली बात, जो पीडियोफिलिया पर उस पठान लड़की ने सवाल उठाया था, बहुत ही जायज और बहुत वाजिब सवाल था। जो लड़कों के साथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत आम है, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उसके लिए जाकिर नाइक किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? वो भी प्रोवोक करते हैं जाके मर्दों को। देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली जिस सोसाइटी की वो लड़की बात कर रही थी ना, वहाँ पे बहुत रिप्रेशन है। जी। वहाँ पे औरतों और मर्दों का आपस में मेल जोल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो हम्म। जनरली बैंड है। वो सिर्फ आप अपने घर के मर्दों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, बाहर आपका कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। तो अब वो चूंकि वो दो डिफरेंट जेंडर्स के दरमियान जो है वो इख्तलात नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे ये इस तरह की जो होमोसेक्सुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे उन एरियाज में। तो बात ये है कि देखें, कोई भी सोसाइटी हो, उस सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं और सेक्स क्राइम्स भी होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। यानी जिस पीरियड को आप गोल्डन पीरियड कहेंगे ना, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, उस दौर में भी ये चीजें होती थी और सजाएं इसीलिए रखी गई थी। सजाएं इसीलिए थी ना कि सजाएं तो सऊदी अरेबिया में भी हैं। सऊदी अरेबिया में अगर आप उसे इस्लामिक सोसाइटी कहें या आप अफगानिस्तान को कहें या ईरान को कहें, तो क्या इस्लामिक सोसाइटी से ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं? ये चीजें, जो क्राइम तो चलता रहता है ना, क्राइम तो हर सोसाइटी में होता है, कोई भी सोसाइटी हो। तो ये अब वो जो लड़की जो है वो उसने, उसका सवाल जो था वो ये था कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा रिलीजियोसिटी है, इतनी ज्यादा रिलीजियोसिटी है, और उसके बावजूद ये चीज भी हो रही है, ये चीज भी हो रही है। तो बात ये है कि रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन किस हद तक लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है या नहीं करता, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है। बाकी जो सोशल लेवल पे जो भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो एक अपनी अलहदा चीज है वो। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें जो है ना, ये इनका कोई आपस में राब्ता या कोई ताल्लुक भी हो। ठीक है ना, जी। मतलब बड़े बड़े रिलीजियस लोग जो हैं, आप देखें ना, मदरसों से ज्यादा इस्लाम कहाँ पे होगा, और सबसे ज्यादा जो है वो
ये होमोसेक्सुअलिटी के इंस्टेंसेस ये मदरसों में हो रहे हैं। हर रोज कोई बिल्कुल। मौलवी पकड़ा जाता है, अखबार में तस्वीर आती है कि ये जी ये बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा था। अब तो लोगों ने बच्चों को अकेले मौलवी के पास भेजना छोड़ दिए। लोग भेजते नहीं है बच्चों को, बच्चियों को, डरते हैं। घर पे कोई पढ़ाने आता है तो उस पे नजर रखते हैं। तो बिल्कुल। ये, हाँ, तो आप उनको एक लॉजिकल जवाब दे देते, आप उनको बता देते जी यार कि ठीक है। अब लॉजिक होता तो लॉजिकल जवाब देते, लॉजिक के लिए तो वो जाने ही नहीं जाते, वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए जाने वो, जाने हाँ, जाते। वो तो ये कहेंगे जी कि शतरंज जो है ना, शतरंज जो है वो एक गैर इस्लामी खेल है। क्यों शतरंज को बैन कर दिया जाए? शतरंज को इसलिए बैन कर दिया जाए क्योंकि एक तो उसमें अक्ल इस्तेमाल होती है और दूसरा जो मलका है वो आवारा घूमती रहती है। बात तो आपकी सही है, इसको गैर इस्लामी घोषित कर देना चाहिए। तो वो तो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनसे आप फिर क्या तवक्को करेंगे? जी। वसीम साहब, एक और सवाल उनसे यज़ीद को लेकर किसी ने पूछा था, आई थिंक कराची में से एक अल्लामा साहब थे, उन्होंने सवाल किया कि आप यज़ीद की पैरोकारी, यज़ीद की तारीफ़ क्यों करते हैं? उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बेसिकली जो है ना, ये सल्फ़ी या सलाफ़ी स्कूल जी, को फ़ॉलो करते हैं, जो जी, सऊदीया अ अ, उनकी जो डिनोमिनेशन है, ये उसके जी, फ़ॉलोवर हैं। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है या जो थॉट है, उसमें कोई यज़ीद कोई बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर उस तरह से नहीं है। ठीक है जी। तो अ, अब ज़ाहिर है कि जो शिया उलमा हैं, वो तो उनका तो एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा, ठीक है ना? उस इस हवाले से। तो इस पे कुछ थोड़ा-सा झगड़ा हो गया। तो ये जो भी मौलवी होते हैं ना या मज़हबी लोग जो होते हैं, ये आपको शाज़-ओ नादिर ही कहीं मिलेगा कि एक जगह पे 2 बैठे हुए हों और वो एक एग्री कर रहे हों किसी पॉइंट के ऊपर। अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो ज़िलई सदर हैं, लाहौर के, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी है जी कि ये इस बंदे को पंजाब में ना आने दिया जाए, क्योंकि ये नफ़रत फैलाता है और ये इसके आने से फितना और फ़साद पैदा हो सकता है यहाँ पे। तो इसको बैन करें आप पंजाब आने से। कराची में तो ठीक है, इसने वो तकरीरें कर ली हैं, पंजाब में इसको लाहौर ना में आने आने दिया जाए। दिया। तो वो फिर अब ये है कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि शायद इनको बैन कर दिया जाए पंजाब में। क्योंकि देखें ना, वो मुखालिफ ग्रुप भी तो मौजूद है ना, तो मुखालिफ ग्रुप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बंदे लेके सड़क पे आ जाएं या जहाँ पे ये जलसा कर रहे हैं वहां पहुंच जाएं, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। तो ये भी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। वो लेटर जो है वो इशू हो चुका है और वो डीसी ऑफिस में रिसीव हो गया है। तो अब ये इस किस्म की चीजें भी हो रही हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल। बेसिकली और ना, ये आलम कोई भी हो ना, किसी भी मसलक का हो, वो किसी दूसरे मसलक के आलम को कुछ नहीं समझता। वो कहता है मैं ही सही हूँ, राह रास्त पे मैं हूँ, ये गलत है सारे। जी, तो वो ये तो लड़ पड़ते हैं आपस में। अभी कॉमन मैं फिनोमेना है। थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था कि वो एक मौलवी स्टेज पे खड़ा हो के ना एक इंडियन गाने की तर्ज पे ना नात पढ़ रहा था। तो 2 मौलवी स्टेज पे चढ़ आए, उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया कि तू क्या कर रहा है ये? उसने कहा नात पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा नात पढ़, लेकिन वो गाने की ट्यून नहीं होनी चाहिए, वो इंडियन गाने की। जी, तू जो है वो गुस्ताखी कर रहा है। तो अब मसला ये है ना कि 90% जो है हमारी जो ट्यून्स हैं, वो तो गानों के ऊपर गानों बेस्ड है। से एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल। अमर। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंजाब से इतराज़ हो रहा है और विरोध किया जा रहा है ज़ाकिर नायक की विज़िट को लेकर कि पंजाब में नहीं आने चाहिए, और उसको देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वक़्त से पहले ही पाकिस्तान से वापस रुखसत हो जाए ज़ाकिर नायक, जिस तरह की उनकी हरकतें चल रही हैं।
लग नहीं रहा है कि पूरा विजिट उनका कामयाब हो पाएगा। नहीं, विजिट तो ऑलरेडी नाकाम हो चुका है और ये चले जाएँगे और ये भी मुमकिन है कि वक़्त से पहले चले जाएँ। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि दोबारा नहीं आएँगे यहाँ पे। आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब पाकिस्तान की तो खास तौर से जो अवाम है वो ये सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान इंडिया से कुछ और ही मंगवा लेता है। क्या वो भारत का इंडिया से भगोड़ा बेहतर मंगवाया था था? हम टमाटर और प्याज़ मँगवा लेते। फ़ायदा तो भारत का होता, भगोड़ा मंगवाया था। हमें फ़ायदा तो होता ना कोई, टमाटर प्याज़ से। अब मँगवा क्या रहे हैं जनाब ज़ाकिर नाइक को वहाँ भारत से, का भगोड़ा। इंडिया ने उसको खारिज कर दिया, हम इसे लेके आ रहे हैं यहाँ पे। जी। यानी दुनिया का सारा रिजेक्टेड माल जो है वो यहाँ आ रहा है इस मुल्क के अंदर। क्या डंपिंग ज़रूरत यार्ड है? बना दिया पाकिस्तान ने। जहाँ तो कहीं के आतंकी और सब कुछ गलत-सलत करके आके पाकिस्तान में उनको वॉशिंग मशीन में निकालने की कोशिश की जाती है। खैर लेकिन लेकिन मैं वैसे मैं आपको बताऊँ जी, कि पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा तबका जो है, बड़ा एनलाइटेंड है और वो उनकी बड़ी रोशन ख़्याली है उनमें, सोचते हैं वो और वो ये तज़ादात, ये कॉन्ट्रडिक्शंस देख रहे हैं, उनको समझ आ रही है और टैलेंट भी है यहाँ पे, बड़ा फर्टाइल है अदरवाइज़। लेकिन हमारी एब्सोल्युटली जो रियासत है उसने इस फर्टाइल ग्राउंड को ये कोई कसर नहीं छोड़ी इसको बंजर बनाने में। जी, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे बेहतरीन हमारे आर्टिस्ट्स हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन बिल रियासती पॉलिसियाँ जो हैं वो फ्लरिश नहीं होने देती लोगों को। बिल्कुल और इस इसीलिए तो कहते हैं कि एक बेहतर लीडर किसी भी देश को, समाज को चाहिए होता है। हाँ, एक जाहिलों को लीडर ही प्रमोट आपको आगे बढ़ाता है। जी। जाहिलों को प्रमोट किया जाता है, पढ़े-लिखे लोगों को नहीं किया जाता। जी अम्मा। बिल्कुल, ये बड़े बिल्कुल और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जाहिल लीड करें और जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जिनमें काबिलियत है, वो इस तरह से पीछे रह जाएँ और हाल यही होता है फिर उन कंट्रीज़ का जहाँ पर प्रॉपर बेहतर लीडरशिप नहीं होती है और हमें रिज़ल्ट पाकिस्तान के तौर पर नज़र आ रहा है। खैर वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।